हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में और इस लेक्चर में हम लोग जो है चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये जो चैप्टर है वो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, सबसे फर्स्ट वाला चैप्टर जो सोशल साइंस और यू कैन से सोशल साइंस करो, सोशल स्टडी बोलो या सोशल साइंस का जो आपका सब्जेक्ट है, तो 100 मार्क्स के अंदर से 25 मार्क्स यानी कि 25% जो है वेटेज इकोनॉमिक्स का रहता है। इकोनॉमिक्स में आपको टोटल 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो उसमें से जो सबसे पहला चैप्टर है वो है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अब मैं बात करूं समराइज वर्जन में, तो अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास अध्याय 1 में आपको जो सारा का सारा जो टॉपिक पढ़ना है वो है आपके ये सारे के टॉपिक्स। टोटल टॉपिक जो है आपको इतना ही पढ़ना है, ओके। जिसके अंदर सबसे पहले आपको पढ़ना है अर्थव्यवस्था का अर्थ, उसके अलावा अर्थव्यवस्था की संरचना, फिर उसके बाद आपको पढ़ना है अर्थव्यवस्था के प्रकार। अब जो अर्थव्यवस्था की संरचना है इसमें आपको पढ़ना है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्टरी सेक्टर्स। अर्थव्यवस्था के प्रकार में 3 टाइप के होते हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइज्ड, सोशलिस्ट और आपका मिक्स्ड इकोनॉमी, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे द्वितीयक क्षेत्र के बारे में बताया हुआ है कि किस किस को हम द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं, ये तृतीयक, ये आपका एक तरीके से समरी वर्जन। फिर आपको जो है अर्थव्यवस्था के प्रकार, उसके बाद आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो अर्थव्यवस्था का विकास पढ़ना है। अर्थव्यवस्था के विकास के अंदर आपको सतत विकास पढ़ना है। उसके बाद आपको फिर से आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास पढ़ना है इसमें। और जो ये मौद्रिक विकास है इसके अंदर वस्तु विनिमय और मुद्रा, और आपको बता दूं चैप्टर नंबर 3 भी है जिसमें आपको मुद्रा साख और वस्तु विनिमय ये सब चीज़ें वहाँ पे डिटेल में कवर करना है। आर्थिक विकास में ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक रहता है आपके लिए, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है ये भी पढ़ना है। उसके अलावा जो है आपको आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, आर्थिक नियोजन, बिहार के विकास की स्थिति और सबसे लास्ट में पढ़ना है बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय। तो ये इतना टोटल आपको जो है ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है चैप्टर 1 में, ठीक है, यानी कि अध्याय 1 में। अब जो अध्याय 1 है ये आपका बुक जो है बिहार बोर्ड का बुक है आपका, ठीक है। तो इसमें अगर आप जब टोटल पेज काउंट करोगे ना तो टोटल पेज आपको 26 पेजेस पढ़ने हैं, 26। फिर इसके बाद यहाँ पे सारांश है और उसके बाद आपका 28 नंबर पेज से जो है क्वेश्चन आंसर प्रश्नावली स्टार्ट हो जाता है। तो ये 1 से लेके 26 तक का चैप्टर्स पूरा का पूरा जो है हम लोग इसी वीडियो में और इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आइए ज़रा अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको लाइन बाय लाइन पूरा का पूरा सारा चीज़ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक क्लासेस नहीं लिया है इकोनॉमिक्स का, या जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, खुद से अपना स्टडी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये पूरा का पूरा वीडियो है, ठीक है जी। इसमें मैं आपको पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स के सातों चैप्टर जो है कंप्लीट करा दूंगा और सातों चैप्टर्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है आपको फर्स्ट पैराग्राफ में, पहले पैराग्राफ में यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो, हमारा जो देश है हमें आज़ादी कब मिली? 1947 में, 15 अगस्त 1947 में हमें आज़ादी मिली। इसके पहले हम तकरीबन 200 सालों तक क्या थे? अंग्रेज़ों के गुलाम थे। सिंपली वर्ड मैंने बोला गुलाम, एक तरीके से गुलाम नहीं बोल सकते बट हाँ फिर भी हम कह सकते हैं गुलाम, क्योंकि 200 सालों तक अंग्रेज़ों ने हमारे इंडिया पे शासन करा। इवन अंग्रेज़ों ने और भी कई सारे कंट्रीज़ पे जो है शासन करा, हुकूमत करा, लेकिन हमारे इंडिया पे लगभग 200 साल, लगभग इसलिए बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट बोलूँ मैं तो 190 साल तक तकरीबन क्या किया? शासन किया। 1757 से 1947 तक जो है अंग्रेज़ों ने हमारे इंडिया पे राज करा था। क्योंकि अंग्रेज़ आ तो गए थे वैसे पहले 1957 से पहले, लेकिन 1957 में ना एक युद्ध लड़ा गया, दैट इज़ प्लासी का युद्ध, ठीक है जी। आप हिस्ट्री में पढ़ोगे वो चीज़ें। तो प्लासी का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी 1957 में। तो वहाँ पे अंग्रेज़ों ने सबसे पहले जो अपना हुकूमत स्टार्ट करा था, और फिर वहाँ से बहुत सारे वॉर लड़ते गए, जीतते गए, और इंडिया पे धीरे धीरे होल पूरे इंडिया पे ही उन्होंने एक तरीके से कब्जा कर लिया था, यू कैन से अपना शासन जो है स्थापित कर लिया था। तो जब आप 1757 से 1947 तक अगर आप काउंट करते हो तो 190 ईयर्स होता है, ठीक है जी। तो तकरीबन हम लोग कहते हैं कि 200 सालों तक जो है अंग्रेज़ों ने हमारे इंडिया पे हुकूमत करा, शासन करा, ओके। तो आइए
सबसे पहला लाइन क्या लिखा पढ़ो। भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन की संरचना नहीं है, इसका मूल मंत्र की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी से पहले लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन था, यानी कि अंग्रेजों का शासन यानी कि गुलाम थे हम लोग, पूरा इंडिया। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हाईलाइट कर लेना, सोने की चिड़िया। तो 1900 आप कह सकते हो 1757 या उससे पहले तक बेसिकली भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा सोने हुआ करते थे, गोल्ड हुआ करते थे। ठीक है जी। अभी के डेट में बहुत कम। तो उस टाइम पे तभी तो बहुत लोग आक्रमण करते थे इंडिया पे और चाहते थे कि भाई हम यहाँ से जीत के खजाना वजाना ले पाए। इवन अलेक्जेंडर भी आया था, बहुत साल पहले की बात है, ईसा पूर्व, समझ रहे हो, 2000 साल पहले, 2000-1500 अभी चल रहा है कौन सा 2000 समथिंग, तो 2000 साल पहले आया था। तो बहुत लोगों ने जो है इंडिया पे आक्रमण करना चाहा, ठीक है, लूट के माल ले जाना चाहा, लेकिन ब्रिटिशर्स ने बेसिकली बहुत ज़्यादा दिनों तक शासन करा हमारे पे, और वो जो है अल्टीमेटली बहुत सारे हमारे वैल्यूएबल चीज़ें लेके चले गए हमारे इंडिया से। तो इसीलिए आप कह सकते हो सोने की चिड़िया का मतलब क्या है, भारत को उस समय तक सोने की चिड़िया कहा जाता था जब तक कि ब्रिटिशर्स ने हुकूमत नहीं स्थापित किया था हमारे यहाँ पे। लेकिन अंग्रेजी शासन ने सोने की इस चिड़िया का भरपूर शोषण किया तथा जमकर लूटा, जिसके कारण भारत में आर्थिक विकास की गति मंदी और नगण्य हो गई। मतलब कि जो आर्थिक विकास है, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, ठीक है, तो अंग्रेज़ों के शासन करने की वजह से वो डेवलप नहीं हुआ। अभी भी हम लोग क्या है, डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, विकासशील देश है। लेकिन अगर अंग्रेज़ नहीं शासन करते तो हम जो है आजकल अमेरिका और ब्रिटेन और इन सब के टक्कर में होते, हम भी अपने देश को डेवलप कर चुके होते, ऑलरेडी विकास कर चुके होते। ठीक है, तो अंग्रेज़ की हुकूमत की वजह से, क्योंकि अंग्रेज़ जो है हमारे यहाँ से सारे मेन चीज़ें लूटते चले गए, लूटते, और हमें डेवलप करा नहीं। हमारे रिसोर्सेज की वजह से अंग्रेज़ों ने अपना इंग्लैंड, अपना ब्रिटेन को डेवलप किया, और हमारे नहीं, इवन हमारे से कई सारे कंट्रीज़ को उन्होंने लूटा, शासन किया, और उसका सारा जो धन और इवन जो बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है, और उन सबको जो लूट के अपने देश को उन्होंने डेवलप करा, और हम लोगों को उन्होंने छोड़ दिया वैसे। ठीक है जी। फिर है क्या, आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ठीक है, पुनरुत्थान कर दुनिया की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना हमारे नीति निर्धारकों के समक्ष चुनौती था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय के जो भी नेता लोग थे, और यू कैन से कि जो इंडियन लोग थे, जो लोग बेसिकली क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था को चलाने वाले लोग थे ना, सेंट्रल में, स्टेट में जो मेन, तो उन लोगों के पास जो है ये मेन जो है समस्या आई कि भाई हमें अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सांस्कृतिक, ये सब चीज़ें जो बहुत पिछड़ेपन हम चले गए हैं, उसको जो है हम लोग कैसे ठीक करें, डेवलप करें अपने आप को। ये 1947 के बाद की बात कर रहा हूँ, 1947 के समय की बात कर, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास, इंडिया के पास ये समस्याएँ थी। ठीक है, हमें पास्ट का मेन नहीं पढ़ना, हमें आगे के पढ़ने, आज़ादी से बाद की पढ़ने। नाउ तो आगे कह रहा है क्या, आगे वाले लाइन में, इस अध्याय में अर्थव्यवस्था का परिचय, अर्थव्यवस्था का विकास, विकास की माप एवं विभिन्न सूचकांक, बिहार के विकास की स्थिति, ठीक है, क्योंकि ये बिहार बोर्ड के अंदर ये इकोनॉमिक्स का चीज़ पढ़ाया जा रहा है, तो इसमें इस चैप्टर में हमें बिहार के विकास के बारे में भी पढ़ना है, और बिहार के पिछड़ेपन के कारण भी हमें पढ़ना है। आगे है क्या, देश के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की क्या भूमिका है, वो भी पढ़ना है। मूलभूत आवश्यकताएं एवं विकास का संबंध आदि बातों का प्रकाश डाला गया है इस चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था तथा इसके विकास का इतिहास हमें पढ़ना है, जो हमने आज़ादी के बाद से कैसे कैसे अपने इंडिया को विकास करा, ठीक है, वो चीज़ें पढ़ना है। तो अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास, और इसमें आपको स्पेशल पॉइंट पढ़ना है बिहार के अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में भी। ठीक है जी, क्योंकि ये बिहार बोर्ड का सिलेबस, इसलिए बाकी अदर स्टेट्स में भी बहुत सारे चीज़ें हुई, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें, बट थोड़ा बहुत इसके अंदर स्पेशली पॉइंट जो बिहार के बारे में भी लास्ट में बताया हुआ है, वो भी हमें पढ़ना है। नाउ अर्थव्यवस्था का परिचय, तो अब आते हैं हम यहाँ पे, सबसे पहले बात करें अर्थव्यवस्था का परिचय। तो अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेश यानी कि कॉलोनी बनाकर रखा था। उन्होंने फूट डालो और शासन करो, यानी कि डिवाइन एंड रूल इसको अंग्रेजी में कहते हैं, की नीति अपनाकर भारत को अपना दास बनाकर रख रखा था, गुलाम बनाकर रख रखा था। ठीक है जी। ब्रिटिश शासन के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के बावजूद उद्योग, व्यापार, यातायात, आधारभूत संरचना में अन्य कई महत्वपूर्ण देशों की तुलना में अच्छी स्थिति में थी, लेकिन शोषण एवं दमनकारी नीतियों के कारण भारत की स्थिति जर्जर हो गई। देखो,
अंग्रेज जब नहीं थे ना, उसके पहले हम बहुत ज़्यादा विकास में थे, और यू कैन से हमारा इंडिया में, भारत का बहुत ज़्यादा विकास था। हम बहुत सारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे थे, सबसे ज़्यादा निर्यात है ना, टॉप लेवल में हम लोग निर्यात करते थे, और हमारा कृषि, ठीक है जी, उद्योग, व्यापार, यातायात, ये सब बहुत अच्छा था, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी। लेकिन अंग्रेज आके उन्होंने शासन किया और इन सब को जो है एक तरीके से बर्बाद कर दिया। हाँ जी, तो हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे। ब्रिटिश शासन के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के बावजूद उद्योग, व्यापार, यातायात, आधारभूत संरचना में अन्य कई महत्वपूर्ण देशों की तुलना में हम बहुत अच्छी स्थिति में, सभी चीज़ों में नॉर्मली क्या था, मेनली तो हमारा कृषि प्रधान देश था, लेकिन उसके अलावा भी हम यातायात में भी अच्छे थे, व्यापार, उद्योग, सब चीज़ों में अच्छे थे दूसरे देश की तुलना में। गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास, विषमता एवं शोषण का साम्राज्य था। अंग्रेजी शासन के लगभग 200 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई विकास नहीं हुआ, क्योंकि भाई उन्होंने चाहा ही नहीं ना हमारे देश का विकास हो। वो तो सिर्फ रेलवे वगैरह का विकास किया, और वो भी इसलिए हमारे भारत के लिए विकास नहीं किया रेलवे का, वो एक जगह से दूसरे जगह सामान वगैरह उनको आसानी से लाने ले जाने में ईजी हो, ठीक है, आसान हो, मिलिट्री वगैरह को, सैनिक वगैरह को एक जगह से दूसरे जगह में लाने ले जाने में आसान हो, इसलिए उन्होंने रेलवे वगैरह का विकास करा, ठीक है। अदरवाइज हमारे भारत के लिए कुछ भी नहीं करा इंडिया अंग्रेजों ने, ये ध्यान रख लेना आप। आगे लिखा, प्रति व्यक्ति आय की स्थिति, कृषि पर जनसंख्या की बढ़ती हुई निर्भरता, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन तथा उनके बाद लगभग नष्ट हुई औद्योगिक व्यवस्था इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर देते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का बहुत ज़्यादा शोषण किया, ठीक है। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे जो पहले अंग्रेज के आने से पहले हमारा जो हस्तशिल्प का उद्योग वगैरह था। हाँ जी, तो आगे वाली लाइनें पढ़ो आजाद जी। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे थे, एक सेकंड। हाँ जी, ये प्रति व्यक्ति आय जो है आपकी क्या है, आय की स्थिरता, कृषि पर बढ़ती जनसंख्या, निर्भरता, हस्तशिल्प, तो इन सब का जो है ना बेसिकली क्या किया अंग्रेजों ने, इतना शोषण कर दिया कि ये सारे के सारे चीज़ें क्या हो गए, बर्बाद हो गए। जब अंग्रेजी हुकूमत नहीं थी उससे पहले हम लोग बहुत सारे चीज़ों पे क्या थे, निर्भर नहीं हुआ करते थे, अपने आप बनाते थे। हस्तशिल्प उद्योग वगैरह हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सब चीज़ों को नष्ट कर दिया और हमें अल्टीमेटली जो है मेनली कृषि पे ही निर्भर रहना पड़ा, ठीक है। तो ये सब ये दर्शाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अंग्रेजों ने कितना ज़्यादा लूटा, कितना ज़्यादा शोषण किया। फिर है क्या, कॉलोनी। कॉलोनी का मतलब उपनिवेश। जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यवसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश होता है। सिंपल वर्ड में बोलूँ तो कोई एक देश किसी दूसरे देश का, ठीक है जी, सारे इकोनॉमिक, सामाजिक सारी चीज़ों पे कंट्रोल करता है। रूल रेगुलेशन कोई दूसरा देश जो है किसी एक देश पे जो है अपना रूल रेगुलेशन लगाता है, तो उसको हम, जो देश जो है नीचे है, ठीक है, उस देश को हम क्या बोलते हैं, उपनिवेश, कॉलोनी बोलते हैं। तो चाहे वो आर्थिक हो, व्यवसायिक हो, सारे कार्यों का निर्देश और नियंत्रण जो है कोई शासक देश करता है। तो ब्रिटिशर्स क्या थे, शासक बन रखे थे, और भारत क्या था, उपनिवेश था, कॉलोनी था। वैसे और भी बहुत सारे कंट्री थे, दक्षिण अफ्रीका हो गया आपका, श्रीलंका हो गया, आज की डेट में जो आपका नेपाल है, ठीक है जी, भूटान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सारे कॉलोनी थे ब्रिटिशर्स के लिए। आगे कह रहा है क्या आपका, तो ऐसे शासित देशों को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। भारत करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का उपनिवेश था, यानी 190 एग्जैक्टली बोलो तो। अर्थव्यवस्था का अर्थ, अब यहाँ पे आओ जी, यहाँ पे हमें मेन पढ़ना है अर्थ। यहाँ तक अभी तक हमने एक तरीके से परिचय पढ़ा है अर्थव्यवस्था का। तो हमने अभी तक यही पढ़ा कि भाई ब्रिटिशर्स ने 200 सालों तक हुकूमत करा, उससे पहले हमारे इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है जी। ब्रिटिशर्स ने फूट डालो शासन करो ये नीति अपनाया। उसके अलावा उपनिवेश किसे कहते हैं, तो उपनिवेश हम एक तरीके से उपनिवेश थे, हमारे से और भी कई सारे देश थे जो अंग्रेज़ों के उपनिवेश थे, ब्रिटिश के उपनिवेश थे, और ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा हम पे क्या किया, शोषण किया, और सारे सोने चांदी और ही से बहुत जितने भी चीज़ें थी, रिसोर्सेज था, उसका जो है लूट के ले गए एक तरीके से, और अपने कंट्री को विकास करने में उन्होंने इस्तेमाल किया। अब आते हैं जी मेन टॉपिक पे। फर्स्ट जो टॉपिक है अर्थव्यवस्था का अर्थ। तो अर्थव्यवस्था कहते किसे, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है जी। तो अर्थव्यवस्था का सिंपल मतलब क्या होता है आपको बता दूं, ध्यान से देखो। हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्ति होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, और यही आर्थिक क्रियाएं करना जो है आपको बेसिकली क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है।
तो आप सिंपल वर्ड में ये कह सकते हो कि आजीविका को अर्जन के लिए विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हम करते हैं ना, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। और अंग्रेजी बोलूँ तो अंग्रेजी में कहते हैं क्या, इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल गेट देयर लिविंग। सिंपल वर्ड में बोलूँ तो अर्थव्यवस्था का मतलब होता है क्या, कि जो पीपल हैं, जो इंसान हैं, वो अपनी जीवन यापन को करने के लिए, आजीविका चलाने के लिए जो भी क्रियाएं करते हैं, ठीक है जी, उन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और उन क्रियाओं में आर्थिक क्रियाएं भी आती हैं। तो यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट लगा लेना कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहती हैं, ठीक है जी, इकोनॉमिक जो है आप आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। तो यहाँ पे ये लिख लो, यहाँ पे हाईलाइट कर लेना कि भाई सभी लोग अपनी आजीविका के अर्जन के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं में लगे रहते हैं। इसी को आप बेसिकली क्या बोलते हो, अर्थव्यवस्था बोलते हो। तो इनकी क्रियाएं मुख्य रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से संबंधित होती हैं। उदाहरण के लिए किसान खेती में और एवं खलिहानों में, मजदूर कल कारखानों में, शिक्षक स्कूलों में कॉलेजों में, एवं वकील कोर्ट और कचहरी में अपना कार्य कर रहे होते हैं। तो अब ये प्रश्न है कि ये सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त क्यों रहते हैं। तो भाई इनको ज़िंदगी जीना है, जीवन यापन, भूख तो सबको लगती है, उसके लिए आमदनी कमाना पड़ेगा, ठीक है जी, इनकम कमाना पड़ेगा, आय का स्रोत होना चाहिए कुछ ना कुछ, तभी जाके जीवन यापन करेंगे। तो इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि ये सभी लोग धन कमाने के उद्देश्य से विभिन्न आर्थिक क्रियाएं में लगे रहते हैं, जिससे उनके परिवार के सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी हो पाए। तो हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, आर्थिक क्रियाएं बोलते हैं। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि। ये आर्थिक क्रियाएं एक ओर तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन करती है तथा दूसरी ओर लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं, ताकि ये अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने हेतु देश में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं का क्रय कर सके। तो ये आपका अर्थव्यवस्था का मेन मीनिंग है, मेन अर्थ है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते किसे। तो इस तरह प्रत्येक अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख कार्य संपादित करती है। कौन कौन से? नंबर 1, लोगों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन एंड लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। तो ये 2 पॉइंट जो है आप याद रख लेना कि आपको जो है दो मेन क्या है, प्रमुख कार्य संपादित करती है एक अर्थव्यवस्था। एक तो है क्या कि लोगों का जो भी आवश्यकता है उसको संतुष्ट करना। देखो भाई, जो भी इंसान है उनकी कुछ ना कुछ आवश्यकताएं होती है, कुछ ना कुछ नीड्स होता है, जैसे खाना, पानी, जीना, रहना, कपड़ा। मेन तो 4 मेन बेसिक नीड्स होती हैं, ठीक है जी, जिसको हम बोलते हैं बेसिक नीड्स। नंबर 1 रहने का, खाने का और पहनने का। ये 3 चीज़ें हैं जो हर इंसान को चाहिए। भूख लगती है हर इंसान को, खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। रहेगा कहाँ? रहने के लिए छत, घर या कुछ ना कुछ चाहिए, कहाँ रहेगा? और पहनने के लिए कपड़े वपड़े चाहिए। आज के आदिवासी लोग नहीं पहनते, हम लोग तो आजकल पहनते हैं, ठीक है। तो ये मेन मूलभूत आवश्यकताएं होती है किसी भी इंसान का, जिसे हम बोलते हैं बेसिक नीड्स। इसके अलावा आपका क्या है, लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करती है। तो ये सारे के सारे चीज़ें किस में आती हैं? इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं, अर्थव्यवस्था के अंदर आते हैं। ओके, आगे है क्या, कुछ अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित प्रकार को प्रभावित। अब देखो, कुछ अर्थशास्त्री जो इकोनॉमिस्ट लोग होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग अर्थव्यवस्था का मीनिंग, अर्थ क्या होता है, कुछ अर्थशास्त्री ने अपने अपने वर्ड्स में, अपने अपने सेंटेंसेस में उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये चीज़ याद ही रख लेना है, आपको नॉर्मल मीनिंग याद रख लेना, नॉर्मल जो अर्थ है वो याद रख लेना। अर्थव्यवस्था का सिंपल मतलब होता है वो सारी आर्थिक क्रियाएं जो सभी लोग अपनी आजीविका को अर्जन करने के लिए करते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या? एग्जैक्टली अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो आ जाओ, एक इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है आर्थर लुइस, ठीक है, दूसरा है ब्राउन। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है? अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये वाला रखना है, अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। सिंपल, सबसे आसान और सबसे जो है आपका इजी जो है अर्थ और कार्य जो आपको याद रखना है, वो 1 नंबर में क्वेश्चन लिखना है या आएगा तो आप ये लिखना। अर्थव्यवस्था का सिंपल मतलब होता है सारी की सारी आर्थिक क्रियाओं का योग, उसे हम क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था बोलते हैं। लेकिन अगर बोलें कि एक पर्सन थे आर्थर लेविस, उनके अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है।
ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। इकोनॉमी इज अ सिस्टम ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड्स। ओके, और आगे क्या है, दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। तो जो मर्जी आप वो अर्थ याद रख सकते हो, कोई एक ही अर्थ, इन सब में से जरूरी नहीं है सारे याद रखो, कोई एक जो बढ़िया सा आपको लगे, आसान जो लगे वो आप याद रखो, मीनिंग में आएगा तो आप आसानी से लिख सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 लाइन और है। इस प्रकार बिहार की अर्थव्यवस्था का अर्थ, अब देखो ये तो मेन अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का मतलब किसी भी कंट्री, कोई भी दूसरा देश, कोई भी इकोनॉमी आप उसका आप कर सकते हो, कोई भी दूसरा जो देश है, हर देश के लिए यही मीनिंग रहता है अर्थव्यवस्था का, ठीक है जी। हर देश के अंदर अलग अलग लोग रहते हैं, उन सभी लोगों का क्या है, सेम ज़रूरतें होती है, सेम आवश्यकताएं होती है, और वो अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए तरह तरह के गुड्स और सर्विसेज का, एक तरीके से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं और अपनी आवश्यकताओं को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं बिहार की अर्थव्यवस्था का, तो हम बिहार के जितने भी बिहार वासी हैं उसके बारे में हमें मेनली जो है आपको मीनिंग लिखना है, और एक से उसके बारे में या उसके अनुसार जो है आप सोचोगे तो आपका बिहार की अर्थव्यवस्था का मीनिंग आ जाएगा कि बिहार के सभी बिहार वासियों के द्वारा जो उनकी आवश्यकता है उसको संतुष्ट करने के लिए जो भी कार्य वगैरह किया जाएगा, बिहार वासी अपने आजीविका को कंप्लीट करने के लिए और एक से अपने आजीविका को संतुष्ट करने के लिए जो भी आर्थिक क्रियाएं करेंगे वो क्या होएगा, बिहार की अर्थव्यवस्था का मीनिंग हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार बिहार की अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, बिहार वासियों के संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से है, जिसके आधार पर बिहार वासियों की मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए बिहार के संसाधनों का प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है। अब हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा। तो अर्थव्यवस्था की संरचना देखो, अर्थव्यवस्था को 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। एक है आपका प्राथमिक, फिर है द्वितीयक, फिर है थर्ड है तृतीयक, जिसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो प्राथमिक से क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और आपका तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को इंग्लिश में प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक को सेकेंडरी और तृतीयक यानी सेवा को टर्टरी या सर्विस सेक्टर्स भी कहा जाता है। एक सेकंड देना, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था की संरचना कैसी है, तो आप बताओगे 3 टाइप के अर्थव्यवस्था होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक यानी कि सेवा क्षेत्र। अब इसमें बात करेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है। सिंपल, तो प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि कृषि प्रधान, ठीक है। कृषि से रिलेटेड, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, मुर्गी फार्म वाला, पोल्ट्री फार्म हो गया, ये सब जो है कृषि वाले क्षेत्र के अंदर आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन, कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन, ये सब के सब किस में आएंगे, आपके प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। द्वितीयक क्षेत्र का मतलब होता है ना मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग या जो आप जो है सामान वगैरह जो बनाते हो नए नए, जैसे पेन बनाने, पेंसिल बनाने, मोबाइल वगैरह बनाना, ठीक है जी, फैक्ट्री वैक्ट्री जो सब होता है वो सारे द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। तो इसमें क्या आते हैं, कोई उद्योग, निर्माण, गैस एवं बिजली, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्य एवं बड़े उद्योग, मध्य उद्योग, बड़े उद्योग, ये सारे के सारे जो है ना आपके द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। तो जो आपके आसपास में जैसे आपका कोई कारखाना है बिस्किट बनाने का, कोई पेन बनाने का कारखाना है, ठीक है, स्टील बनाने का कारखाना है, गाड़ियाँ बना रहे हो, बाइक्स बना रहे हो, मोबाइल बना रहे हो, ठीक है जी, कंप्यूटर बना रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, कपड़े बना रहे हो, वो सारे के सारे किस में आते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। ओके, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स भी कहा जाता है इसको, यानी औद्योगिक क्षेत्र। ओके, थर्ड जो है आपका तृतीयक क्षेत्र है, तीसरा जो है आपका तृतीयक क्षेत्र यानी कि टर्टरी सेक्टर, जिसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आप इसे लिख लो सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र भी इसे कहते हैं। इसके अंदर बैंकिंग यानी बैंक, परिवहन, संरचना, व्यापार एवं अन्य सेवाएं आता है। मेनली सेवा क्षेत्र है ना, तो सेवाएं, जितनी टाइप की सेवाएं, जैसे हम लोग टीचर, तो हम लोग सेवाएं दे रहे हैं, जो आपकी स्कूल के टीचर, कोचिंग के टीचर हैं, वो इस वाले क्षेत्र में आएंगे, तृतीयक क्षेत्र में आएंगे। तो टीचर लोग सेवाएं, जो वकील लोग होता है वो भी सेवाएं देता है, ठीक है। इसके अलावा अब आ जाओ जी, बैंक, जो भी बैंक वगैरह है वो कोई सामान का उत्पादन नहीं करता, ठीक है, वो सेवाएं प्रदान करता है आपको, एक जगह से दूसरी जगह कैश को ले जाने लाने में, एक तरीके से कैश को ट्रांसफ़र करने में, ठीक है। परिवहन क्या है, कोई वस्तु बेचता नहीं, आपसे पैसे लेता है, आपको एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, बस वाला हो गया, टैक्सी वाला हो गया, रेलवे हो गया। फिर है संरचना, जो आप टेलीफोन करते हो, सिम जो लगता है, मोबाइल फ़ोन नहीं, ठीक है जी, जो सिम की सेवाएं ले रहे हो आप, वो सेवाएं देता है आपको। सिम बेचा 100 रुपये में, ठीक है जी, तो 100 रुपये का टॉक टाइम आपको देता है, फिर उसी सिम में आप जो है रिचार्ज करते रहते हो या
बिल पे करते रहते हो मंथली वाला, अगर पोस्टपेड है तो आप उसका सेवा यूज़ कर रहे हो, ठीक है। फिर है और कोई व्यापार जो है आपका वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाता है, ओके। तो आपका हो गया प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। अब इसमें आ जाओ जी प्राथमिक क्षेत्र, तो वही सेम है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसा व्यवसाय आते हैं। से सेम है आपका क्या, नेक्स्ट है द्वितीयक क्षेत्र। तो द्वितीयक क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र, मैंने कहा मैन्युफैक्चरिंग को औद्योगिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, औद्योगिक क्षेत्र। यहाँ पे आप हाईलाइट कर लो औद्योगिक क्षेत्र, और इसे कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ आते हैं, तो इसके अंदर खनिज, व्यवसाय, निर्माण कार्य यानी कि जो बिल्डिंग बना रहे हैं, जन उपयोगी सेवाएं जैसे गैस एवं बिजली का ये भी उत्पादन किया जाता है ना, फैक्ट्री होता है, ठीक है जी, तभी जाके ये किस में आते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। और तृतीयक क्षेत्र को बेसिकली सेवाएं जो है, सेवाएं या सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये नाम याद रख लेना, प्राथमिक को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, द्वितीयक को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, और तृतीयक को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। और सेवा का मतलब जैसे बैंक वाले सेवा मिलता है, परिवहन, संचार, बीमा, व्यापार, तो इसे आप जो है हाईलाइट कर सकते हो। इसके अंदर ये लो, ये पहले ऊपर में अलग से लिखा हुआ है समराइज वर्जन, यहाँ पे जो है आपका ये सारे, और यहाँ पे आप निर्माण, खनिज, जन उपयोगी सेवाएं, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे आ जाओ जी, राष्ट्रीय आय में इन तीनों क्षेत्र का योगदान एक तालिका द्वारा हम समझते हैं। देखो जो राष्ट्रीय आय है आपका, ठीक है, जिसको नेशनल इनकम भी कहा जाता है, तो उसमें इन तीनों क्षेत्रों का कितना कितना योगदान है। 1901 का डेटा दिया हुआ, 1901 बहुत साल पहले, और लेटेस्ट डेटा है आपका 2007 का, अभी 2022 चल रहा है, ठीक है। ये सब डेटा इन्होंने अपडेट नहीं किया है, इनको अपडेट कर लेना चाहिए। तो देखो सबसे ज़्यादा जो है ना आपका जो राष्ट्रीय आय है, मतलब नेशनल इनकम, मतलब पूरे इंडिया, पूरे भारतवर्ष का एक साल में कितना इनकम होता है, हर ईयर इनकम का ब्यौरा जो है गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है पेश करती है, और स्टेट वाइज भी होता है। तो बिहार में रह रहे हैं तो बिहार का अलग से जो है इनकम का डेटा प्रस्तुत किया जाता है बाय गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ठीक है जी, हर साल का होता है। तो 1901 की बात करें तो जो टोटल अगर 100 रुपये की आमदनी है, तो उसमें से 63 रुपये, और ये परसेंटेज में लिखा हुआ है, ये सारा का सारा ना ये परसेंटेज में है, जो भी आपका ये आपका जो डेटा दिया हुआ है, यानी कि जो ये तालिका दिया हुआ है सारे परसेंटेज में। तो अगर मान लो पूरा आय, पूरे इंडिया का आय 100% है, या पूरे बिहार का आय 100% है, तो उसमें से 63.6% प्राथमिक क्षेत्र का योगदान था। कब, 1901 के समय। द्वितीयक क्षेत्र का 12.7 और तृतीयक क्षेत्र का 23.7% जो है आपका योगदान था। ये 1947 में देखो जी कैसे कैसे चेंज हुआ। 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय 58.7, तो आप लगभग 60% के तकरीबन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान था टोटल आय में, ठीक है जी, यानी कि राष्ट्रीय आय में। द्वितीयक क्षेत्र का 14.3 और सेवा क्षेत्र का जो था आपका यानी तृतीयक क्षेत्र का 27% के तकरीबन में हिस्सेदारी थी, यानी कि योगदान था। और 2007 यानी लेटेस्ट बात करें तो अभी जो है ये उल्टा हो गया। तो आज़ादी तक, क्योंकि हम आज़ादी तक क्या थे, सबसे ज़्यादा कृषि पे निर्भर हुआ करते थे, सबसे ज़्यादा लोग कृषि पे काम करते थे, कृषि क्षेत्र में काम करते थे, तो आमदनी भी, आय भी सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र से हुआ करती थी, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से। और सेवा क्षेत्र से नंबर 2 पे था, सेवा क्षेत्र बहुत ज़्यादा था, ठीक है, आने जाने, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे, ये सब, चिट्ठी पहुंचाना, ले जाना, ये भी सेवा क्षेत्र के अंदर आता है, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र का बहुत कम, कल कारखाने बहुत कम हुआ थे ना, 2 साल तक अंग्रेजों ने शासन करा और सारे कल कारखाने जो है उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है। और 2007 में अभी लेटेस्ट डेटा के अनुसार अब हम जो है ना कृषि क्षेत्र से हमारा यानी प्राथमिक क्षेत्र से हमारा जो आय है वो और द्वितीयक क्षेत्र से आय दोनों ये बराबर हो गया 2007 में। और अभी के रेट में मैं बोलूँ तो कृषि क्षेत्र से सबसे कम है, द्वितीयक से थोड़ा ज़्यादा है। अब 2022 के हिसाब से आप बात करूँ तो एग्जैक्ट डेटा आप गूगल पे करोगे सर्च तो मिलेगा। और सबसे ज़्यादा तृतीयक क्षेत्र के अंदर जो है हमें आमदनी होती है, राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा योगदान तृतीयक क्षेत्र का होता है, यानी सर्विस सेक्टर्स का होता है, ठीक है जी। तो ये आपको ये टेबल याद रख लेना है। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो 3 टाइप्स के इकोनॉमी होते हैं, 3 टाइप्स के अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। जैसे 3 आपके एक तरीके से 3 प्रकार के क्षेत्र होते थे। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना 3 थी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। सेम वैसी यहाँ पे 3 प्रकार हैं किसके, अर्थव्यवस्था के। तो एक तो आपको कहलाता है क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी, तीसरा होता है मिश्रित। पूंजीवादी को अंग्रेजी में कैपिटलिस्ट, समाजवादी को सोशलिस्ट और मिश्रित को हम मिक्स इकोनॉमी भी कहते हैं। अब देखो पूंजीवादी का मतलब होता है कि अगर किसी देश में, किसी इकोनॉमी में, ठीक है जी, किसी अर्थव्यवस्था के अंदर जो है
सारा का सारा जो मेन जो चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें जो है ना प्राइवेट सेक्टर्स के हाथों में होता है। प्राइवेट सेक्टर लोग मेनली डिसीजंस वगैरह काम वगैरह करते हैं, तो उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे आप ये याद रख लेना, जो आपका कंट्री है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे पूंजीवादी, यहाँ पे ज़्यादातर बिजनेस, ज़्यादातर सारी चीज़ें जो है ना प्राइवेट सेक्टर्स करती हैं, यानी पूंजीवादी लोग करते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व, कंट्रोल, समझ रहे हो, स्वामित्व जो है निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है, निजी व्यक्तियों के पास होता है, जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं। लेकिन समाजवाद में क्या होगा, सारी चीज़ों का जो उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व है वो किन के हाथों में होगा, वो होगा सरकार के हाथों में। ठीक है जी, तो उसे हम बोलते हैं क्या, समाजवादी यानी कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी यानी सोशलिस्ट। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश के सरकार के पास होता है। लेकिन यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे निजी वाले में क्या है, उत्पादन एवं संसाधनों का स्वामित्व किसके पास है, निजी व्यक्तियों के पास है। और एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है, ये सारे देश जो हैं वो, इन देशों में कैसा अर्थव्यवस्था है, इन देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। लेकिन जो आपका समाजवादी है वो आप याद रख लेना, चाइना। तो चाइना ऐसा देश है जहाँ पे बेसिकली क्या है, चाइना, क्यूबा, ये दोनों देश है जहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें जो है सरकार के कंट्रोल में। ठीक है जी, जिसको कम्युनिस्ट सरकार भी कहा जाता है, चाइनीज सरकार को। तो जिस देश का उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश के सरकार के पास होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सामाजिक अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और मिश्रित में मिक्स, दोनों का मिला जुला, कुछ समाजवादी कुछ आपका पूंजीवादी। तो इसमें कुछ जो है आपका निजी व्यक्तियों के पास रहेगा कई सारी चीज़ों पे, ठीक है, उत्पादन के संसाधनों पे कंट्रोल जो है, स्वामित्व जो है निजी व्यक्तियों के पास भी रहेगा और सरकारों के पास भी रहेगा। तो मिला जुला यानी कि मिश्रित। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास रहता है, दोनों के पास रहता है। ठीक है जी, याद रख लेना, दोनों के पास रहता है। और एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कौन सा देश आता है मिश्रित में, तो हमारा देश आता है भारत। भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित है। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवाद के बीच का रास्ता है। इट इज़ द मिड वे बिटवीन कैपिटलिज्म एंड प्राइवेटाइज, दैट इज कॉल्ड कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। ठीक है, तो ये वैसे मैं बता दूं 1947 से पहले ना हम भी सोशलिस्ट हुआ करते थे। सोशलिस्ट मतलब क्या थे, हम लोग भी समाजवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो कर रहे थे। लेकिन 1951 में ना, जब अभी जो श्रीलंका का कंडीशंस हुआ, हाल हुआ, और अभी करेंट समय में पाकिस्तान का जो हाल हो रखा है ना, वैसा हाल हमारा हो गया था 1991 में। हमारे पास मतलब इंपोर्ट वगैरह, आयात वगैरह के लिए पैसे, फॉरेन रिजर्व बचे नहीं थे। तो इसलिए हमने 1991 में नया पॉलिसी अपनाया था। ठीक है जी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया था उसके अंदर जो है, उसके बाद से हमने जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अडॉप्ट कर लिया। लेकिन उसके पहले तक हम भी बेसिकली क्या थे, समाजवादी ही थे। नाउ अब यहाँ पे आ जाओ जी, अब जो अगला आपका जो टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था का विकास। ठीक है जी, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसको अंग्रेजी में अगर आप लिखना चाहो तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम बोलते हैं। ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो अर्थव्यवस्था का विकास। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। आधे घंटे हो गए ऑलमोस्ट, ठीक है, और हमने अभी बहुत कम टॉपिक कवर किया है, तो हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे। अब आ जाओ, तो अर्थव्यवस्था का विकास क्या है। देखो, अर्थव्यवस्था का विकास का एक लंबा इतिहास रहा है। अर्थव्यवस्था का विकास एक पौधे के विकास की तरह है। जैसे एक प्लांट अगर आप कोई लगाते हो घर पे, ठीक है, और वो धीरे 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 बढ़ता है और बढ़ के बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है, फिर वो फल देना स्टार्ट कर देता है। तो वैसे ही क्या है, विकास का मतलब ये होता है। अब अर्थव्यवस्था का विकास हम पढ़ रहे हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, देखो जिस तरह एक पौधा क्रमशः विकास होते जाता है और परिपक्वता की स्थिति में उसके फल, डाली आदि का उपयोग मानव हित में होता है, ठीक उसी तरह एक अर्थव्यवस्था का आदिम काल से अब तक का विकास हुआ। अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तन को हम अर्थव्यवस्था के विकास की कहानी कह सकते हैं। अर्थव्यवस्था के विकास को देखने के लिए हमें अपने देश भारत के आर्थिक विकास की स्थिति को देखना होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की स्थिति जो है
किसी एक समय की चमत्कारिक स्थिति नहीं है, इसका एक अपना ही इतिहास है। ठीक है, जैसे बहुत साल पहले की बात करो, उस समय मनी वनी कुछ नहीं हुआ करता था। लोग एक जगह से दूसरे जगह क्या करते थे, जो आदिवासी लोग रहते थे, एक जगह खाना खत्म हुआ दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते थे। फिर धीरे धीरे हमने एक जगह बसना स्टार्ट किया, गेहूँ चावल दाल ये सब उगाना स्टार्ट किया, फिर जो है आदान प्रदान स्टार्ट किया वस्तुओं का और सेवाओं का, फिर धीरे धीरे मुद्रा का आविष्कार किया। ठीक है, और टेक्नोलॉजी का, फ़ोन नहीं हुआ करता था, फ़ोन हुआ, टेलीविज़न हुआ, एक जगह से दूसरी जगह बाय एयर हम आजकल ट्रांसफर जो है सफ़र कर रहे हैं। पहले बैलगाड़ियाँ चलती थी, एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत समय लगता था, आजकल तुरंत हम पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से बहुत लंबा इतिहास है अर्थव्यवस्था के विकास का, चाहे वो भारत की अर्थव्यवस्था हो, चाहे पूरा वर्ल्ड वाइड अर्थव्यवस्था क्यों ना हो, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था क्यों ना हो, वो सब का सब विकास हुआ है और अपने आप में एक कहानी। ठीक है, तो ये कह रहा था। अब इसके अंदर राजा जी यहाँ पे अर्थव्यवस्था के विकास के लिए निम्नलिखित दो स्थितियां का विवेचन करेंगे जो दोनों ही पारस्परिक सहयोगी क्रियाएं हैं, आपस में सहयोगी हैं। एक है आर्थिक विकास, एक है मौद्रिक विकास। ठीक है, तो हमने आर्थिक विकास बहुत करा और मौद्रिक विकास, तो इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। आर्थिक विकास, पहले हम आर्थिक विकास की चर्चा करेंगे जो आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है, के द्वारा संपन्न होता है। इसके पहले जान लेना आवश्यक है कि आर्थिक विकास होता क्या है या है क्या। तो ऐसे तो आर्थिक विकास की परिभाषा को लेकर अर्थशास्त्रियों में काफ़ी मतभेद है। अरे सिंपल बात है ना, जितने भी अर्थशास्त्री हैं हर कोई अलग अलग अपना परिभाषा दिया, अलग अलग अर्थ बताया। ठीक है, क्योंकि अलग अलग अर्थ नहीं बताएगा, ठीक है, तो हर कोई एक ही को मान लेगा तो उसका नाम नहीं आएगा ना। तो इसलिए हर कोई आज से बहुत साल पहले, ठीक है जी, धीरे धीरे लोगों को ज्ञान आया, नॉलेज आया, तो हर कोई अपना अपना नया डेफिनेशन जोड़ते चला गया, अपना नया नया परिभाषा देते चला गया। तो अर्थव्यवस्था का जो अर्थ है, परिभाषा है, वो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने तरीके से दिया हुआ है, लेकिन इसकी एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती। तो फिर भी आप इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा को जान लें। प्रोफेसर रोस्टोव ने उन्होंने कुछ अपना डेफिनेशन दिया, तो उनके अकॉर्डिंग अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, अर्थव्यवस्था कह रहा हूँ, आर्थिक विकास का मतलब क्या है। तो आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध बताता है। जनसंख्या में जो धीरे धीरे वृद्धि हुआ या जो हो रहा है, और साथ साथ में जो श्रम शक्ति में विकास हो रहा है। क्योंकि भाई देखो, जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसके साथ साथ जो जनसंख्या जो है उसमें हर कोई इंसान जो है वो काम करने वाला नहीं है। कई बच्चे हैं, कई बूढ़े हैं, तो हर कोई क्या है, जनसंख्या के साथ साथ जो श्रम शक्ति में वृद्धि हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हुआ तो श्रम शक्ति में कितना वृद्धि हुआ, इसके बीच के संबंध को हम लोग बेसिकली आर्थिक विकास कहते हैं। ओके, अब आ जाओ जी यहाँ पे समाज क्या है, समावेशी विकास। एक होता है आपका सतत विकास पढ़ना है और एक आपका समावेशी विकास पढ़ना है। दोनों अभी सतत विकास के बारे में भी आएंगे। तो ये लो समावेशी विकास क्या होता है, यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है। देखो, आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का विकास हो, समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो, विकास हो, ठीक है जी, तथा समाज के कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता ना रहे, तो ऐसे ही विकास की क्रिया को समावेशी यानी इंक्लूसिव विकास कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, देखो आज की डेट में क्या है, हर कोई अपने आप में धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेवलप करते जा रहा है। अपना जीवन स्तर हर इंसान का ऊंचा हो रहा है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटा कास्ट हो, चाहे बड़ा कास्ट हो। पहले के ज़माने में कास्टिज्म सिस्टम होता था, तो जो अमीर लोग होते, जो पंडित लोग, जो हायर क्लास के लोग होते थे, यानी कि समाज में कई वर्गों में बांटा हुआ था जाति वगैरह में, तो जो हाई जाति के लोग होते थे उनका ज़्यादा विकास होता था, लो वाले लोग ज़्यादा विकास नहीं हो पाता था। ठीक है जी, लेकिन आज के डेट में ऐसा हो गया है, ठीक है, लोकतंत्र आ गया ना, तो आजकल क्या हो रहा है, आजकल इंक्लूसिव ग्रोथ हो रहा है, यानी कि आपका समावेशी विकास हो रहा है। समावेशी विकास में क्या होता है ना, चाहे वो छोट जाति का हो, चाहे वो बड़ी जाति का हो, सबका समान रूप से क्या होगा, सबका समान रूप से सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो रहा है। आजकल हर कोई जो है क्या है, बिजली का उपयोग करता है, हर कोई बिजली का उपयोग कर सकता है, तो पुराने ज़माने में मुश्किल होता था। ठीक है जी, हर कोई जो है सिनेमा देख सकता है, हर कोई टीवी देख सकता है, इंटरनेट का फैसिलिटी हर कोई उठा सकता है। ठीक है जी, तो इसे हम बोलते हैं सभी वर्गों का आजकल विकास हो रहा है, दैट इज कॉल्ड समावेशी विकास। तो प्रोफेसर मेयर एवं बाल्डविन ने बताया कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना।
तो देखो दीर्घकाल में, लॉन्ग टर्म में, जब किसी भी अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय आय बढ़ता है तो उसे ही हम लोग बोलते हैं आर्थिक विकास। आर्थिक का मतलब क्या, जो आय है, ठीक है जी। आर्थिक विकास कब होगा, आर्थिक विकास तभी होगा जब राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। जिस देश का, अब देखो हम लोग अभी के डेट में इकॉनमी के अगर बात करूं, ठीक है जी, विकास की, आर्थिक विकास की बात करूं, तो हम लोग जो है 5वें स्थान पे आ गए, ठीक है ना। हम लोग 5वें स्थान पे आ गए हैं ना, राइट। तो हम लोग ने ब्रिटेन को भी एक तरीके से पीछे छोड़ दिया आई गेस। तो हम लोग अब जो है बहुत जल्दी जो है टॉप 3 टॉप 2 के अंदर भी आ सकते हैं। तो जब ये डेटा होता है, अभी की करंट की डेटा की बात कर रहा हूँ, 2022-23 में हमने बहुत ज़्यादा अभी तक विकास करा, तो हम 5वें स्थान पे आ गए, ठीक है। वर्ल्ड 5वें या 3rd पे, एक सेकंड रुको आपको कंफर्म बताता हूँ। हाँ जी, ये देखो मैंने ढूंढ लिया, इंडियन इकोनॉमी जो है 3rd पोजीशन पे, 5th नहीं 3rd पोजीशन पे, और 5th ऑफ ग्लोबल ग्रोथ, ठीक है जी, एंड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड मार्केट साइज। तो हम लोग बेसिकली विच कंट्री हैज़ द 3rd इकोनॉमी, तो देखो हम लोग यूनाइटेड, चाइना, जापान, जर्मनी 5th ही हैं, 3rd कहाँ है भाई। हु आर दी 5 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तो द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड विच इंक्लूड यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी एंड इंडिया। यस, तो हम लोग 5वें पे ही हैं, 3rd पे नहीं है भाई, एकदम सही मैंने बताया। देखो 5वें, हम लोग 5वें स्थान पे। तो वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें, विश्व के सभी देशों को अगर आप कंपेयर करो, तो हम आर्थिक विकास में 5वें स्थान पे भी आ गए। पिछले साल यहाँ 2022 के अंदर आए हैं, तो हम लोग बहुत तेज़ गति से अपने देश को विकास कर रहे हैं। तो आर्थिक विकास का सिंपल मतलब होता है ना, अगर आपकी राष्ट्रीय आय जितनी ज़्यादा गति से बढ़ेगी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं जीडीपी रेट, वो आगे के चैप्टर्स में हमें पढ़ना है। तो जीडीपी रेट जितनी ज़्यादा गति से बढ़ेगी ना, तो आप जो है वर्ल्ड वाइड उतनी ज़्यादा गति से क्या करोगे, विकास करोगे। हाँ जी, तो यहाँ पे मीनिंग पढ़ लो, यहाँ पे सेम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस वेयर बाय एन इकॉनमी रियल नेशनल इनकम इंक्रीजेज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये अंग्रेजी में लिखा है, आप हिंदी में याद रख लेना। दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक वास्तविक का मतलब होता है रियल, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, तो हम बोलते हैं कि हमारी आर्थिक विकास जो है अच्छा हो रही है, बढ़िया हो रहा है। अतः स्पष्ट है कि आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। इससे अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन होते हैं। इसके चलते प्रति व्यक्ति वास्तविक आय भी बदलती है। आपकी देखो, अगर राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो आपकी प्रति व्यक्ति आय भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि नेशनल इनकम इंक्रीज होएगा, तो आपका जो है पर्सनल इनकम, और यू कैन से जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम, पर्सनल इनकम नहीं, पर कैपिटा इनकम, वो भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। और पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा तो इसका मतलब हर इंसान का क्या हो रहा है, अपने आप में विकास हो रहा है। आगे लिखा हुआ है, तथा आर्थिक विकास के निर्धारक नियंत्रण बदलते रहते हैं। तो आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता एवं ऊंचा स्तर प्राप्त करना होता है। इसके लिए विकास प्रक्रिया को गतिशील करना पड़ता है। तो ये लाइन भी आप हाईलाइट कर लेना। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादक का स्तर क्या है, प्राप्त जो है करना होता है, ऊंचा स्तर प्राप्त करना होता है। आर्थिक विकास को जानने के बाद अब आप यह जान लें कि आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक प्रगति में अंतर क्या है। ये तीनों में क्या क्या अंतर है, देखो कौन कौन सा। एक तो है आपका कौन सा, नंबर 1 आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक प्रगति। इन तीनों में क्या अंतर है, ये इससे भी क्वेश्चंस आएगा, तो इसको अच्छे से आप पढ़ लो। तो सबसे पहले क्या है, आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट है क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक वृद्धि। में क्या अंतर, में कोई अंतर नहीं है। इसमें क्या बोला, इन दोनों में कोई अंतर माना नहीं जाता। दोनों शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन इधर अर्थशास्त्रियों द्वारा इन दोनों के बीच अंतर किया जाने लगा है। तो श्रीमती उर्सुला हिक्स, ठीक है जी, के अनुसार वृद्धि का मतलब होता है क्या, वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में किया जाता है। अब देखो, जब डेवलप्ड कंट्री की बात करें, जो ऑलरेडी विकसित देश हैं, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ये सब विकसित देश हैं, तो इन देशों के बारे में हम विकास की बात करें तो हम बोलते हैं क्या, आर्थिक वृद्धि बोलते हैं उनका, ठीक है। लेकिन हम इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब डेवलपिंग है, विकासशील देश है, तो हम लोग अपने यहाँ पे बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं आर्थिक विकास। ये एक मेन अंतर होता है आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो उतना ज़्यादा अंतर नहीं। आगे लिखा हुआ है, डॉक्टर ब्राइट सिंह के अनुसार
डॉक्टर ब्राइट सिंह ने भी लिखा है कि ग्रोथ शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है, और जो वृद्धि होता है उसका प्रयोग आपका विकसित देशों के लिए क्या होता है, यहाँ पे गलत, अच्छा, एक कोई ब्राइट है उन्होंने बोला कि ग्रोथ का प्रयोग भी जो है ना विकसित देशों के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ग्रोथ का मतलब क्या है कि वृद्धि का प्रयोग जो है वही सेम विकसित देशों के लिए। और जब मैं विकास की बात करूँ तो विकास का जो होता है, ये देखो यहाँ पे लिख लो, वृद्धि का मतलब है विकसित, वृद्धि का मतलब है आपका विकसित देश। और जब मैं बात करूँ विकासशील देश तो उसके साथ जो है आपका विकास, विकास का होता है। तो यहाँ पे आप ये बना लो ना, जो विकास शब्द है और एक है आपका वृद्धि, तो विकास का मतलब है जी आपका विकसित देश, उल्टा बोल दिया मैंने, विकास का मतलब है विकासशील देश। विकास का प्रयोग किसके, तो विकासशील देश, विकास मतलब विकासशील देश। ठीक है जी, विकासशील देश के लिए आप प्रयोग करते हो, यहाँ पे लिख लो। और जब मैं वृद्धि की बात करूं तो इसका मतलब होता है विकसित देशों के लिए। ठीक है जी, विकसित देश। और जब मैं विकासशील देश की बात करूं तो विकास की बात करते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना, विकास का प्रयोग विकसित देशों के लिए, वृद्धि का प्रयोग, विकास का प्रयोग विकासशील देशों के लिए, विकसित का प्रयोग, बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ भाई, रुको, विकास का प्रयोग विकासशील देशों के लिए, और वृद्धि का प्रयोग जो है विकसित देशों के लिए किया जाता है। ये रहा, और उतना ज़्यादा अंतर नहीं। अब हम बात करें सतत यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सतत विकास क्या होता है, हमने ऊपर में पढ़ा था एक समावेशी विकास। ठीक है जी, और यहाँ पे है आपका एक सतत विकास। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट दोनों टॉपिक रहता है, सतत विकास, समावेशी विकास। इससे भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसको अच्छे से आप पढ़ के जाना। देखो सतत विकास का मतलब क्या है, सतत विकास का मतलब है क्या, आज प्रकृति साधनों जैसा कोयला, गैस, पेट्रोलियम, वन, जल, सूर्य। अब थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है, काफ़ी मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा जल्दी फास्ट कंप्लीट करेंगे तो आ जाओ। तो आज प्राकृतिक साधन जैसे कोयला, गैस, पेट्रोलियम, वन, जल, सूर्य प्रकाश आदि का इसी तरह प्रयोग होता रहा तो भावी पीढ़ी को इन प्राकृतिक साधनों से वंचित होना पड़ेगा। यही नहीं, वर्तमान उत्पादन तकनीक ने पर्यावरण प्रदूषण, इन्वायरमेंट पॉल्यूशंस की गंभीर समस्या को जन्म दिया है। उनके उत्पाद क्रियाएं जलवायु एवं भूमि के प्रदूषण कर रही है, जो आज एक चिंता का विषय है। सब इन समस्याओं के कारण विकास की वर्तमान पद्धति तथा प्रक्रिया को जारी रखना उचित नहीं कहा जा सकता। तो इसके विकल्प के रूप में सतत विकास या पोषणीय विकास का अवधारणा जन्म हुआ। सतत विकास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रहे और टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी, जो फ्यूचर जनरेशन है, के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। तो ब्रुंडलैंड आयोग कमीशन यानी ब्रुंडलैंड कमीशन ने सतत विकास के बारे में बताया है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता, योग्यताओं के समझौते की पूर्ति की जा सके। देखो सतत विकास का मतलब सिंपल होने बोलूँ तो, अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना, कुछ संसाधनें ऐसे हैं जो हमारे क्या है, लिमिटेड है यानी कि सीमित है, जैसे कोयला, गैस, पेट्रोलियम, वन, जल, सूर्य प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है, ये सारे ऐसे संसाधन हैं जो अनलिमिटेड मात्रा में नहीं है, ये सीमित मात्रा में, असीमित मात्रा में नहीं। लाइक जैसे कोयला हम ज़मीन से निकालते हैं, तो कोयला ऐसा नहीं है कि अनगिनत बहुत सारा कोयला का भंडार है, कोयला का भंडार सीमित है। अगर सारे कोयला हम निकाल लेंगे तो कुछ बचेगा नहीं। तो हम लोग तो कोयला का उपयोग करके और बहुत सारी चीज़ों का क्या कर लेंगे, अच्छे से अपना जीवन यापन करेंगे। लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है, अगले 20 साल, 50 साल, 100 साल बाद वाली पीढ़ी है, तो अगर उनके लिए कोयला नहीं बचेगा तो वो इन संसाधनों का सही से उपयोग नहीं कर पाएंगे, तो उन लोग का अच्छा से विकास नहीं होगा। तो सतत विकास का मतलब ये होता है कि देखो हम लोग अपने जो भी ये सारे संसाधन हैं उनका उपयोग करें, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें, लेकिन साथ साथ में ये भी ध्यान रखें कि जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी ये सारे जो आपका कह सकते हो रिसोर्स जो है, ये सारे जो संसाधन है, जो ये सारे संसाधन प्राकृतिक संसाधन है, वो बचा रहे, वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर पाएँ। तो इस हिसाब से अपने अर्थव्यवस्था को विकास करना, तो उसे हम बोलते हैं सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, तो ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब आगे आ जाओ जी, आगे क्या लिखा हुआ है, फटाफट थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाएंगे। इसी तरह
मेडिसन नामक एक अर्थशास्त्री ने बताया कि धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक विकास इकोनॉमिक ग्रोथ का सूचक होता है, जबकि निर्धन देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर यानी आर्थिक विकास जो है का सूचक होता है। ये सेम ऊपर वाले, ये तो बॉक्स में बताया हुआ, ये यहीं से ये जो लाइन बची हुई है इसी का यहाँ पे कंटिन्यूस हो रहा है। तो इन्होंने भी एक मेडिसन्स नामक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने भी सेम ही बोला हुआ है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक वृद्धि का मतलब क्या होता है, विकसित देश, और आपका जो है आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है, विकासशील देश यानी कि निर्धन देश। विकासशील कौन होते हैं, निर्धन देश जो गरीब लोग होते हैं, और विकसित देश जो धनी लोग होते हैं यानी वो विकसित हैं। तो सेम ही चीज़ उन्होंने बोला, थोड़ा सा उन्होंने अपना एक अलग जोड़ दिया, निर्धन और धनी देश बोल दिया इंस्टेड ऑफ कहने का मतलब कि विकसित और विकासशील देशों की जगह पे उन्होंने निर्धन और धनी देश का बता दिया। जहाँ तक आर्थिक प्रगति की बात है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात है, एक व्यापक शब्द है, इसका प्रयोग किसी आर्थिक इकाई के लिए किया जाता है। इसमें आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकास दोनों ही शामिल होते हैं। प्रायः आर्थिक प्रगति क्या है, देखो प्रायः आर्थिक प्रगति प्रायः आर्थिक प्रगति के स्थान पर आर्थिक वृद्धि या आर्थिक विकास शब्दों का प्रयोग होता है। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास एक दूसरे के अर्थ में भी प्रयुक्त होते हैं। सच पूछा जाए तो आर्थिक विकास शब्द जो है में वृद्धि शब्द का अर्थ भी निहित है, अतः आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक प्रगति में कोई खास अंतर नहीं होता है, ये ध्यान रख लेना है आपको। इन तीनों को व्यवहार में एक ही जैसा समझा जाता है। प्रोफेसर लेविस ने भी यही राय दी है। जब आप आर्थिक नियोजन की बात करें, इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करें, तो इसके बारे में जान सकते हैं जिसके द्वारा आर्थिक विकास होता है। तो आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है, यहाँ पे देखो जी, आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है, एक समयबद्ध कार्य के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजन, समन्वय एवं उपयोग करना ही क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। ये आप इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्क कर लो, ये भी याद रख लेना, ठीक है जी। तो आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या होता है, आगे है क्या, भारत एक योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन है। भारत में एक प्लानिंग कमीशन योजना आयोग है जो आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाता है। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। इसके पहले अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। इसके पदेन अध्यक्ष और यू कैन सिंपली से जो मेन मेंबर जो होते हैं, ठीक है जी, वो होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे तथा अभी वर्तमान में भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब ये पुराना डेटा है ना, 2007 का है, लेकिन अभी मैं अगर बात करूं तो 2022 चल रहा है। तो अभी आपके जो प्राइम मिनिस्टर करंट है मोदी, ठीक है जी, तो मोदी जी, ओके। तो मोदी जी जो हैं वो आपके कौन है, मेन अध्यक्ष पद पे हैं। देखो प्लानिंग कमीशन जो होता है ना, ये भी आप ये हाईलाइट कर लो, जो योजना आयोग होता है ना, वो योजना आयोग क्या करता है, 5-5 सालों का योजना बनाता है। और सबसे पहला योजना ना हमारा 1951 से 1956 तक का चला था, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं, हमारे भारत में पंचवर्षीय योजनाएं चलते हैं, बीच में कई बार 1 वर्षीय और 2 वर्षीय योजना भी चला है, ठीक है। बट अभी आप करंट की बात करूं तो 2007 से 2012 तक का पंचवर्षीय योजना था 11वीं, 2012 से 2017 तक का 13वीं था, 13वीं पंचवर्षीय योजना, और आई गेस अभी 14वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा होगा, ठीक है जी। 2017 से 22 तक, नहीं 2007 कहाँ पे है, 2007 है 17 है कहाँ है, एक सेकंड, 2007 ओके, हाँ 2007 से 2012 तक का जो था ना वो था 11वीं पंचवर्षीय, 2012 से 2005 साल जोड़ लो, 2017 तक 12वीं, 2017 से 2022 13वीं, और 2022 से आगे के 5 वर्षीय योजना को 14वीं पंचवर्षीय योजना। ये गूगल में आप कर लेना, ये इतना लिखना इंपॉर्टेंट नहीं। मेन समझो कि 1951 से ना मेनली प्लानिंग कमीशन योजना आयोग कब गठन हुआ, 1950 में गठन हुआ, और एग्जैक्ट डेट आप याद रख लेना 15 मार्च को, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ। और उनका क्या काम था, देखो उनका मेन जो था, मेन जो अध्यक्ष पद पे होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं,
करंट सिचुएशन के जो प्रधानमंत्री रहते हैं। तो पहले प्रधानमंत्री उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू थे, तो पहले पंचवर्षीय योजना में जो अध्यक्ष पद पे थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। और प्लानिंग कमीशन जो योजना आयोग होता है उसका काम होता है कि आगे के 5 सालों का जो है एक प्लान करना, ठीक है जी, एक आयोग बनाना, योजना बनाना कि वो अगले 5 सालों में हम भारत में किस किस चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देंगे, किस किस चीज़ों में ज़्यादा विकास करना है, ठीक है। तो वैसे वैसे कई 5-5 साल आते गए। तो जो सबसे पहला अपना 5 साल वाला था उसमें मेन था क्या, बहुत सारे उसमें वो होते हैं क्या किए जाते हैं, योजना बनाए जाते हैं कि पहला हमारा पंचवर्षीय योजना जो था ना उसमें मेन था कि हम अपने भारतवासियों को, जितने भी भारत में लोग रह रहे हैं, कि खाने का जो है हमारे पास बहुत कम है, रहने का पहनने का ये सब नहीं था, उस पर मेन ध्यान था। फिर कृषि पे भी बहुत सारी योजना बनाए। अभी करंट सिचुएशन में पिछले पंचवर्षीय योजना की बात करो तो आजकल जो है हम अपने इकॉनमी को 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना चाहते हैं। 5 ट्रिलियन, ट्रिलियन का मतलब समझते हो, उसको हिंदी में आप कन्वर्ट कर लेना, ओके। तो अपने भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन, अभी 5वें स्थान पे ना, हम चौथे तीसरे पोजीशन पे जाना चाहते हैं, ठीक है, इकोनॉमी के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में। तो आप सिंपल है योजना आयोग, और इसके कब हुआ इसका, तो इसका जो है योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 को हुआ। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करते करंट का। तो 2007 के आसपास में बेसिकली मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल था वो 2014 तक था। 2014 वो 2 बार प्रधानमंत्री बने। कब से कब तक, 2007 2009 और इकन से 2000 क्या था 2009 2 और 5 9 होते हैं, यानी कि 2004 से 2014 तक कौन थे, मनमोहन सिंह थे। और 2014 के बाद अभी तक जो है आपका मोदी जी, ठीक है जी, मोदी जी। तो आप ये कह सकते हो। तो इसके बारे में इतना सारा डिटेल मैंने आपको बता दिया। नाउ योजना आयोग के शब्दों में क्या होता है, देखो योजना आयोग के शब्दों में क्या होता है। आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या होता है, अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं के प्रयोग करना, अर्थात इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इनटू डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डिंग विद द नेशनल प्रायोरिटी। तो जिस चीज़ों की आवश्यकता ज़्यादा है पूरे भारतवर्ष को, तो पहले उन चीज़ों का हमें विकास करना, अपने सीमित संसाधनों का यूज करके, इस्तेमाल करके। तो ये होता है प्लानिंग कमीशंस का मेन जो है आपका उद्देश्य होता है, वो योजना बनाती है, ठीक है। आगे है क्या, भारत अभी तक अपनी 10 पंचवर्षीय योजनाओं को पूरा कर चुकी है, यानी 2007 तक। ये मेनली डेटा 2007 तक का दिया हुआ है ना। इन लोगों को तो ये जितने भी हैं भाई साहब, अब क्या ही बताऊँ, बिहार बोर्ड वाले, इनको भैया बुक अपडेट करना चाहिए, ठीक है। बहुत साल हो गया, अपडेट नहीं करेंगे तो दिक्कत है, डेटा सब पुराना है इसमें, ओके। तो 2007 तक 10 पंचवर्षीय योजना यहाँ पे बता भी दिया मैंने, आपको पहले बता दिया था। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ ना तो 2007 से हर 5-5 वर्ष जोड़ लो, तो 2012 तक 11वीं योजना हो गया। 12वीं जो होगा 2012 से 2017 तक। 13वीं योजना 2017 से 2022, और अब आगे 2022 से 2000 कितना होगा, 27 होएगा ना। तो ये आपका 14th पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। या अगर आप ऐसे बात करो 2007 है, हाँ 2007, क्योंकि अप्रैल मार्च वाला ईयर चलता है ना, तो ये आप मान के चलना। तो यहाँ पे आ जाओ, ये लिखा हुआ अभी देखो पढ़ो। तो 10 पंचवर्षीय योजना को पूरा कर चुकी है। अब 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विकास कर रहा है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि अब पहले बता दिया था 1951 से 1956 तक था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की तिथि जो है 2007 से 2012, 7 और 5 12। और भारत में आर्थिक विकास का श्रेय जो है किसको, श्रेय नियोजन को दिया जाता है, ठीक है जी। यानी कि जो आर्थिक विकास हो रहा है ना भारत में, उसका श्रेय किसको जाता है, तो जो आर्थिक नियोजन जो कर रहा है पंचवर्षीय योजना, उसको मेनली श्रेय देना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या होता है, देखो जी ये भी पढ़ लो फटाफट। आर्थिक नियोजन का मतलब अर्थ क्या है, राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों को विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना, वही क्या होता है आपका आर्थिक नियोजन कहलाता है। क्योंकि जितनी भी संसाधन है हमारे पास वो क्या है, सीमित है। तो उन सीमित संसाधनों का, ठीक है जी, हम इस तरीके से उपयोग करें ताकि हमारा देश क्या हो, विकासात्मक हो, विकास होता रहे। तो ये होता है मेन क्या। आगे यहाँ पे पढ़ो, भारत में नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या है, आर्थिक विकास दर की बढ़ाना, कृषि एवं उद्योगों का आधुनिकीकरण करना, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना तथा सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस को बढ़ावा देना। भारत में नियोजन को एक तालिका द्वारा यहाँ पे बताया गया है 1.2 के द्वारा। इसके अलावा ये वाला पॉइंट भी आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा MCQ इन सब के लिए।
भारत में योजना आयोग जो है, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। आयोग के अध्यक्ष पद, ठीक है, आयोग का जो एक्स ऑफिसियो होता है, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। सामान्यतः कामकाज के एक उपाध्यक्ष की देख रेख में होता है, जिसकी सहायता के लिए आयोग के 8 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? 8 और सदस्य होते हैं। अब यहाँ पे देखो तालिका 1.2 में पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुई, दूसरी, तीसरी, चौथी, 11वीं। तो ये 11वीं के बारे में, इसके आगे का भी आपको 5-5 वर्ष जोड़ते चले जाओ, वो मैंने ऊपर में यहाँ पे लिखा दिया था, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं। तो आप ये यहाँ पे लिख सकते हो। अब इसके आगे आ जाओ जी, राष्ट्रीय विकास परिषद। अभी राष्ट्रीय विकास परिषद क्या, ये भी पढ़ लेंगे। 10 पेज पे आए हैं अभी, और हमें अभी पढ़ने हैं टोटल 26। तो एक काम करो, यहाँ तक हमने पढ़ लिया ना, राष्ट्रीय परिषद ये पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद के टॉपिक जो है हम लोग मौद्रिक विकास वाला नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। तो राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, देखो, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि एनडीसी। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों तथा योजना आयोग के बीच तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य योजना आयोग का है और अंत में यह राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाता है, यानी अनुमोदित होता है, यानी कि अप्रूवल होता है। तो देखो, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, जिसके अंदर क्या है, इसका गठन जो है कब हुआ, तो इसका गठन आप याद रख लो 6 अगस्त 1952 को किया गया। इसका जो गठन है वो मेनली क्या होता है, आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों तथा योजना आयोग दोनों के तालमेल से होता है। हर राज्य सरकार का जो है वो प्लस योजना आयोग जो है आपका नेशन में है, पूरे इंडिया में एक है, तो इन दोनों के बीच तालमेल और सहयोग के वातावरण बनाने के लिए किया जाता है, ताकि अल्टीमेटली क्या हो, राष्ट्र का विकास किया जाए। तो राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो पदेन सदस्य होते हैं, और मेन जो है आपका वो प्रधानमंत्री हैं। तो प्रत्येक पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य जो है योजना आयोग का है, और अंत में इसे राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा क्या किया जाता है, अनुमोदित किया जाता है, यानी कि अप्रूवल दिया जाता है। तो यहाँ तक हमने इस लेक्चर में पढ़ा और कंप्लीट करा। इसके बाद जो है ना मौद्रिक विकास और आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो यानी कि नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 के अंदर कंप्लीट करेंगे। ओके, तो इस वाले वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी जो बैलेंस टॉपिक बच गए, जो बाकी के बचे हुए टॉपिक्स हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया ना। आर्थिक विकास पढ़ लिया, आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि हमने पढ़ लिया। उसके बाद जो मौद्रिक विकास वाला पॉइंट है ये पोर्शन, और आर्थिक विकास की माप सूचकांक होता था, ये वाले सारे जो रह गए हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।